नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप या आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने जो कवर किया था, लास्ट टॉपिक में हमने बर्फबारी तक आपको बता दिया था, ठीक है। तो जिन्होंने पिछला टॉपिक देखा है और ढंग से समझा है उनको यह समझ में आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट इस टॉपिक को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है या पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल अगर कोई क्लास से भी एब्सेंट था तो पहले जाके वीडियो के माध्यम से पिछले टॉपिक को आपको देखना होगा ढंग से, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वर्षा के प्रकार की। हेडिंग बनाओ, वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे कि हवा के ऊपर उठने के आधार पर वर्षा को, लिख लो, हवा के ऊपर उठने के आधार पर वर्षा को तीन भागों में या तीन प्रकारों में व्यक्त किया जाता है। कौन कौन सी? पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, दूसरी है कौन सी? संवहनीय वर्षा, और तीसरी है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा। तो आपको 1 मिनट का टाइम देंगे हम अभी। पहले ये डायग्राम सबसे ऊपर वाला आप पर्वतीय वर्षा हेडिंग बनाकर ये डायग्राम बना दीजिए। ये इसमें ओशियन दिखाया गया है, समुद्र, ये हवा, पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल लिख देते हैं। पवन विमुखी और पवन विमुखी ढाल, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए फटाफट और इसमें लिखना शुरू कीजिए। और इसमें लिखना शुरू कीजिए, फिर इसे समझा देंगे 1 सेकंड में आपको। हो गया? चलिए देखिए, जब जलवाष्प से भरी हुई हवाएं या जब जलवाष्प से भरी हुई हवाओं के रास्ते में, जब जलवाष्प से भरी हुई हवाओं के रास्ते में पर्वत अवरोध उत्पन्न करता है, पर्वत अवरोध उत्पन्न करता है, तो यह हवाएं पवनाभिमुखी ढाल के सहारे, पवनाभिमुखी ढाल के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती है। जब ऊपर चढ़ेंगी तो क्या होगा? ठंडी होंगी। लिखिए, इस प्रक्रिया में यह ठंडी होने लगती है, इस प्रक्रिया में यह ठंडी होने लगती है, इनकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, इनकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है और वे अपना औसांक बिंदु प्राप्त कर पवन विमुखी ढाल पर बहुत अधिक वर्षा करती है, पवन विमुखी ढाल पर बहुत अधिक वर्षा करती है। उदाहरण, अरब सागर से आने वाली, अरब सागर, ये आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा जब मानसून आपका डील करेंगे, ठीक है। अभी लिख लीजिए, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं पश्चिमी घाट के पर्वतों के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पर्वतों के पश्चिमी ढाल पर एवं पश्चिमी तट पर
वर्ष में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षाएं करती है। वर्ष में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। पश्चिमी ढाल पश्चिम की एक साइड है, हवा आती है अरब सागर से, पर्वत से टकराती है, ऊपर उठ जाती है। ठीक है। जब हवाएं नेक्स्ट पैराग्राफ, जब हवाएं पर्वत के पवन विमुखी ढाल के सहारे, पवन विमुखी ढाल के सहारे ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं तो गर्म होने लगती हैं, तो गर्म होने लगती हैं। उनकी सापेक्ष आर्द्रता घटने लगती है, उनकी सापेक्ष आर्द्रता घटने लगती है। अतः ऐसी हवाएं पवन विमुखी ढाल पर वर्षा नहीं करती, पवन विमुखी ढाल पर वर्षा नहीं करती या बहुत कम करती है, या बहुत कम करती है। इस कारण इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, दक्षिण भारत का मध्यवर्ती भाग, दक्षिण भारत का मध्यवर्ती भाग वास्तव में वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है। अब समझ लीजिए 1 मिनट में, ये समुद्र है, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ी, हवा गर्म होकर ऊपर उठी, आगे बढ़ी, आगे मिला पर्वत, पवन विमुखी ढाल के सहारे ऊपर चली, ओशांक बिंदु प्राप्त किया, काफी वर्षा इस क्षेत्र में इसने की। उसके बाद ये दूसरी तरफ पहुंची पवन विमुखी ढाल पर, यहाँ ये गर्म होकर नीचे उतरने लगी तो काफी कम वर्षा हुई। यहाँ रेन शैडो एरिया, कटीली झाड़ियां वगैरह इस तरह का एरिया मिलता है बिना बारिश के। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र। समझ में आया ये? वेरी गुड। फर्स्ट लेक्चर इसका आपको देखना अनिवार्य है, वरना ओशांक बिंदु, शुष्क रुद्धोष्म ठंडा होने की दर, आर्द्र रुद्धोष्म ठंडा होने की दर सब आपके ऊपर से जाएगा। इसीलिए लास्ट टॉपिक में इतनी मेहनत की गई थी ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ में आ सके। ठीक, आगे अगला हेडिंग बनाओ संवहनी वर्षा, और ये वाला डायग्राम बना दीजिए, दूसरा वाला संवहनी वर्षा, और ये डायग्राम बना दीजिए। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हो गया? बन गया ना? चलिए अब इसमें बात करते हैं, लिखना शुरू कीजिए, फिर समझा भी देते हैं हैंड टू हैंड। इस प्रकार की वर्षा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, इक्वेटर के आसपास या भूमध्य रेखा के आसपास। इस प्रकार की वर्षा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जहां भी द्वीप पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जहां भी द्वीप पाए जाते हैं वहां इस वर्षा की आदर्श अवस्था पाई जाती है, वहां इस वर्षा की आदर्श अवस्था पाई जाती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में जैसे ही सूर्य उदय होता है, विषुवत रेखीय प्रदेशों में जैसे ही सूर्य उदय होता है और सूर्य की तीव्रता बढ़ना प्रारंभ होती है, और सूर्य की तीव्रता बढ़ना प्रारंभ होती है, इस अवस्था में विषुवत रेखीय क्षेत्र के समुद्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्र के समुद्रों में वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है, वाष्पीकरण
प्रारंभ हो जाता है। जब जलवाष्प से भरी हुई हवाएं जब जलवाष्प से भरी हुई हवाएं तेजी से ऊपर उठना प्रारंभ कर देती हैं तेजी से ऊपर उठना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे जैसे यह हवाएं ऊपर उठती हैं जैसे जैसे यह हवाएं ऊपर उठती हैं, रुद्धोष्म ठंडा होने की दर से ठंडी होती चली जाती है। रुद्धोष्म ठंडा होने की दर से ठंडी होती चली जाती है। शाम को लगभग 4 बजे जब यह अपना उषांक बिंदु प्राप्त करके और ऊपर उठती है जब यह अपना उषांक बिंदु प्राप्त करके और ऊपर उठती हैं तो वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसी वर्षा को संवहनी वर्षा या 4 बजे की वर्षा कहा जाता है। इसी वर्षा को संवहनी वर्षा या 4 बजे की वर्षा कहा जाता है। क्या हो रहा है, आइस यहाँ पर बीच में द्वीप है, दोनों तरफ समुद्र है, चारों तरफ इसके समुद्र पर सूर्य की किरणें पड़ी तेज, वाष्पीकरण प्रारंभ हुआ, हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठी तो क्या करेगी, 4 बजे करीब उसे अपना उषांक बिंदु मिला और ऊपर उठी, बारिश प्रारंभ हो गई। ये वर्षा ज्यादातर 4 बजे के आसपास होती है, इसलिए इसे संवहनी या 4 बजे की वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ये नीचे बारिश का पानी नीचे फिर समुद्र में आ जाएगा, फिर अगले दिन गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा, सेम प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए यहाँ एक संवहन चक्र बन जाता है। यहाँ किसी को डाउट नहीं है? वेरी गुड। अगला हेडिंग बनाइए चक्रवाती वर्षा, और ये बना लीजिए डायग्राम। ये बीच में यहाँ लिखा है L और यहाँ लिखा है H, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। इसके नीचे लिखना है चक्रवात, और ये है प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। लिखिए, फिर आपको ये भी बताएंगे, पहले डायग्राम बना लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर एक बार आपने कोर समझा हुआ है, मेन चीज आपने समझी हुई है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हो गया? चलिए अब इसमें लिखना शुरू कीजिए। ऐसे निम्न दाब क्षेत्र, लो प्रेशर जोन, ऐसे निम्न दाब क्षेत्र जिन्हें सकेंद्रीय समदाब रेखाएं, सकेंद्रीय समदाब रेखाएं चारों ओर से घेरे रहती हैं, चारों ओर से घेरे रहती हैं, उन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चक्रवात के चारों ओर की हवाएं, चक्रवात के चारों ओर की हवाएं बड़ी तेजी से फैरल के नियम के अनुसार चक्रवात के केंद्र की ओर चलती है। चक्रवात के केंद्र की ओर चलती है। चक्रवात के केंद्र में पहुंचकर अत्यंत
तेजी से गोल घूमती हुई ऊपर की ओर उठती हैं, साथ ही ठंडी होने लगती हैं तथा अपना ओसांक बिंदु प्राप्त कर लेती हैं। साथ ही ठंडी होने लगती हैं तथा अपना ओसांक बिंदु प्राप्त कर लेती हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ऐसी वर्षा को चक्रवाती वर्षा के नाम से पुकारा जाता है। उपरोक्त प्रकार के चक्रवातों के केंद्र में हवा का उठता हुआ स्तंभ पाया जाता है। इन चक्रवातों में पृथ्वी की सतह पर चक्रवात के निम्न दाब की ओर उन्मुख अभिसरणीय पवन तंत्र पाया जाता है। है क्या? बीच में लो प्रेशर है, चारों तरफ हाई प्रेशर है। किसी एक जगह काफी तेज ताप के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, चारों तरफ की हवा क्या होगा, इस स्थान को भरने के लिए जाएगी। तो जब ये चारों तरफ का हाई प्रेशर यहाँ केंद्र में पहुंचेगा तो ये भी तेजी से ऊपर उठना प्रारंभ कर देगा। ऊपर उठता जाएगा, ठंडा होगा, ओसांक बिंदु प्राप्त करेगा, बारिश प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह की बरसात को क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा। याद में क्या रखना है कि चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, आगे जो भी होगा बताएंगे। और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसे उच्च दाब क्षेत्र जिन्हें सकेंद्रीय समदाब रेखाएं चारों ओर से घेरे रहती है, उन्हें प्रतिचक्रवात कहा जाता है। एंटीसाइक्लोन प्रतिचक्रवात कहा जाता है। चक्रवात के विपरीत प्रतिचक्रवात के केंद्र में हवाओं का गिरता हुआ स्तंभ पाया जाता है। इसलिए प्रतिचक्रवात के उच्च दाब केंद्रों पर जब हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं तो तुलनात्मक रूप से गर्म होने लगती हैं। इस कारण प्रतिचक्रवात में कभी भी वर्षा नहीं होती। प्रतिचक्रवात में हवाएं पृथ्वी की सतह से टकराकर सभी दिशाओं में फेरल के नियम के अनुसार फैलती हैं, जिसे अपसरणी पवन तंत्र के नाम से पुकारा जाता है। वहां अभे था, यहाँ अपसरणी पवन तंत्र के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ क्या है? केंद्र में लो प्रेशर, हवा केंद्र में पहुंची, ऊपर उठ गई। यहाँ चारों तरफ क्या है? लो प्रेशर है। चारों तरफ की जमीन गर्म हो चुकी है और चारों तरफ की हवाएं ऊपर उठ चुकी है। ऊपर उठकर वो सब कहाँ आ रही है? हाई प्रेशर जोन की जो हवा है वो इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए फैल रही है चारों तरफ। समझ पा रहे हो? बीच में हाई प्रेशर, चारों तरफ लो प्रेशर।
लो प्रेशर का मतलब चारों तरफ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, जगह खाली हो गई। जिस जगह हाई प्रेशर है, ये हवा फेरल के नियम के अनुसार इस सब जगह पहुंचना शुरू कर दिया है। तो ये किस में होता है? प्रतिचक्रवात में। इसके बाद जो अगला आप हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे संघनन के विभिन्न रूप। संघनन के विभिन्न रूप, इन्हें हटाते हैं। चलिए, संघनन के विभिन्न रूप। सबसे पहला जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओस तथा तुषार। ओस तथा तुषार। ड्यू, ओस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यू। लिखते चलिए, समझ में आपको आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आएगा तो हम हैं। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, पृथ्वी की सतह की ऊष्मा, पृथ्वी की, ओस किस मौसम में पड़ती है? सर्दियों में पड़ती है ना। हाँ, ये दिमाग में रखना। तो जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, पृथ्वी की सतह की ऊष्मा विकिरण के द्वारा वायुमंडल में विलुप्त होने लगती है। विकिरण के द्वारा वायुमंडल में विलुप्त होने लगती है और पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है। पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है। ठंडी पृथ्वी की सतह से जब ठंडी पृथ्वी की सतह से जब जलवाष्प से भरी हवा टकराती है, जलवाष्प से भरी हवा टकराती है, तो हवा ठंडी होने लगती है। और जैसे ही यह हवा अपना ओसांक बिंदु प्राप्त कर लेती है, और जैसे ही यह हवा अपना ओसांक बिंदु प्राप्त कर लेती है, इस हवा में उपस्थित जलवाष्प की बूंदों के रूप में, इस हवा में उपस्थित जलवाष्प, इस हवा में उपस्थित जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी की सतह पर संघनित होने लगती है। इसी को ओस के नाम से पुकारा जाता है। इसी को ओस के नाम से पुकारा जाता है। हो क्या रहा है? सर्दियों का समय है, रात का। कल्पना कीजिए, सूर्य की जो ऊष्मा थी वो विकिरण के द्वारा रेडिएट होती रही पृथ्वी से, पृथ्वी हो गई बिल्कुल ठंडी। अब क्या हुआ? जो ऊपर वायुमंडल में हवा है ये हो गई गर्म, और नीचे जो पृथ्वी के पास की हवा थी ये हो गई ठंडी। जो वायुमंडल के आसपास ऊपर हवा है वायुमंडल में, ये क्या है? गर्म है। इसकी अपेक्षा ही पृथ्वी ठंडी होने के कारण पृथ्वी के पास की हवा क्या है? ठंडी है। तो अब गर्म हवा कहाँ जाएगी? ठंडी हवा की तरफ बैठेगी। जहाँ ठंडा होगा वहीं तो जाती है हवा। नीचे गर्म है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर ठंडा है। इस समय क्या है? ऊपर गर्म है और नीचे ठंडा है, तो ऊपर की हवा नीचे बैठना शुरू करेगी, हाँ या ना? अब इस हवा में क्या है? जलवाष्प भी है। तो अब जब ऊपर की गर्म हवा नीचे आती गई, ठंडी होती गई, तो उसमें जो नियम आपको बताया है, उस हवा में जलवाष्प रखने की मात्रा घटती गई। तो जो एक्स्ट्रा जलवाष्प उस हवा में बची वो जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी की सतह पर फैल जाएगी। समझ में आ पाया? आया ना? गुड। तो जो बारिश में सिचुएशन होती है सर्दियों में, रात में यहाँ उल्टा हो गया मामला। ऊपर हवा गर्म, नीचे की जमीन ठंडी। जो हवा नीचे से ऊपर जाती थी
सर्दियों में क्या हुआ, वो हवा जलवाष्प से भरी हुई ऊपर से नीचे उतरने लगी। नीचे उतरने लगी तो बिल्कुल जमीन पर अगर उष्णांक बिंदु प्राप्त किया उसने आके, उष्णांक बिंदु से ऊपर गई तो क्या होगा, फैली हुई पानी की बूंदें मिलेंगी। कभी कभी आप देखते हैं सुबह के टाइम में बरस रहा होता है हल्का हल्का कोहरा जैसा, या पानी की बूंदें बरस रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है, अभी तुम यहीं तक रुको पहले, फिर आगे वो कोहरे में ही बताएंगे। ओस यहां तक क्लियर हुई आपकी, ठीक है। अगला हेडिंग है तुषार। तुषार या ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग संबंधित है वो जानते होंगे, पाला, पाला पड़ना। बर्फ के टुकड़े होते हैं खेतों में, सुबह जाके देखो जल्दी तो जड़ों के पास क्या होता है इसमें, देखो। तुषार पड़ने की घटना ज्यादातर जाड़े के मौसम में घटित होती है। तुषार पड़ने की घटना ज्यादातर जाड़े के मौसम में घटित होती है। शीतकाल में सूर्यास्त होते ही पृथ्वी की सतह की ऊष्मा विकिरण द्वारा, हाँ दोबारा लिख लो कोई नहीं, फ्रेश रहेगा टॉपिक। पृथ्वी की सतह की ऊष्मा विकिरण द्वारा वायुमंडल में विलुप्त होने लगती है। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होती चली जाती है, और कभी कभी रात में जब पृथ्वी की सतह का तापमान 0 डिग्री से नीचे माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री से नीचे माइनस में चला जाता है, उस अवस्था में आर्द्रता वाली हवा पृथ्वी की सतह के संपर्क में आकर पृथ्वी की सतह के संपर्क में आकर जब ठंडी होती है और 0 से नीचे अपना उष्णांक बिंदु प्राप्त करती है, और 0 से नीचे जब अपना उष्णांक बिंदु प्राप्त करती है तो इस हवा में उपस्थित जलवाष्प हिम के रूप में या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर संग्रहित हो जाती है। इसे तुषार कहते हैं। प्रोसेस वही है, ऊपर गर्म नीचे ठंडा, हवा नीचे बैठने लगी, पृथ्वी का टेम्परेचर है -5 डिग्री, तो वो हवा जो संग्रहित होगी वो होगी बर्फ के रूप में। तो इसे क्या कहते हैं, तुषार या पाला पड़ना, ठीक है। अगला जो आपको पढ़ना है, कोहरा या कुहासा। कोहरा या कुहासा, इसमें क्या होता है भगवान, इसे भी लिखो। प्रोसेस वही है, ऊपर से नीचे बैठेगी हवा, ठीक है। सूर्यास्त होने के बाद पृथ्वी की सतह की ऊष्मा जब विकिरण द्वारा वायुमंडल में विलुप्त होने लगती है, और पृथ्वी की सतह ठंडी होती चली जाती है, ऐसी स्थिति में जलवाष्प युक्त हवा पृथ्वी के संपर्क में आती है और ठंडी हो जाती है और अपना उष्णांक बिंदु प्राप्त कर लेती है। पृथ्वी के संपर्क में आती है, ठंडी होकर अपना उष्णांक बिंदु प्राप्त कर लेती है। इस हवा में उपस्थित जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषक कणों या आर्द्रताग्राही कण की सतह पर प्रदूषक कण कहाँ होते हैं, वायुमंडल में तैरते हुए, की सतह पर अत्यंत छोटी छोटी हवा में तैरने वाली पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाते हैं।
पानी की बूंदों के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रकार हवा में तैरती हुई असंख्य छोटी छोटी पानी की बूंदों को इस प्रकार हवा में तैरती हुई असंख्य छोटी छोटी पानी की बूंदों को कोहरे के नाम से पुकारा जाता है। यदि कोहरा पड़ने के उपरांत, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो 2 लाइनें और फिर बताते हैं। कोहरा पड़ने के उपरांत अगर दृश्यता, देखने की क्षमता, विजिबिलिटी, अगर दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक है तो इसे कुहासा या धुंध के नाम से पुकारा जाता है, कुहासा या धुंध के नाम से। और यदि दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम है तो इसे कोहरे के नाम से पुकारा जाता है। यहां तक समझ में आई कहानी? क्या होता है? हवा ऊपर से नीचे बैठा, नीचे ऊपर गर्म नीचे ठंडा, जलवाष्प से लदी हुई हवा नीचे उतर रही है। जहां पर बीच में प्रदूषक कण मिले उन पर वो जमती चली गई। किसमें चेंज हो गई? कोहरे में। ठीक है, अब एक छोटा सा हेडिंग और बना लो इसी में, कोहरे के प्रकार, टाइप ऑफ फॉग्स। कोहरे के प्रकार, इसमें पहला आप पढ़ोगे विकिरण जनित कोहरा। विकिरण जनित कोहरा, तो इसमें लिख लो उपरोक्त वर्णन। जो आपने अभी पढ़ा है वो यही है, उपरोक्त वर्णन। दूसरा है अभिवहन कोहरा। अभिवहन कोहरा, इसमें क्या होता है देखो, समझ में सारा आएगा अगर आपने लेक्चर पुराने और ये देखे हैं तो। अभिवहन कोहरा ये क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है, लिखिए लिखिए लिखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जलवाष्प से युक्त गर्म हवा की जलवाष्प से युक्त गर्म हवा पृथ्वी की सतह के समानांतर, पृथ्वी की सतह के समानांतर क्षैतिज दिशा में अत्यधिक दूर तक यात्रा करती है। क्षैतिज दिशा में अत्यधिक दूर तक यात्रा करती है और यात्रा करने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाती है, यात्रा करने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाती है जिस क्षेत्र की सतह पहले से ही ठंडी होती है, जिस क्षेत्र की सतह पहले से ही ठंडी होती है। ऐसी स्थिति में जब कोहरा पड़ता है, ऐसी स्थिति में जब कोहरा पड़ता है तो इसे अभिवहन कोहरा या वायु संचालन जनित कोहरा कहा जाता है। अभिवहन कोहरा या वायु संचालित जनित कोहरा कहा जाता है। उदाहरण अभी लिख लो, समझाएंगे बाद में, क्योंकि अभी पहले वो उदाहरण नहीं पड़ेगा। ठंडी तथा गर्म धाराओं के टकराने वाले क्षेत्र, करंट आपको जब डील करेंगे तब बताएंगे। ठंडी और गर्म धाराओं के टकराने वाले क्षेत्र, ठीक है। अगला है वो है वाताग्री कोहरा। वाताग्री कोहरा, फ्रंटल फॉग बोलते हैं इसे, इसे कन्वेक्शनल फॉग बोलते हैं, इसे फ्रंटल फॉग बोलते हैं। लिखो इसे। वाताग्र क्या होते हैं प्रभु, बड़ा टिपिकल चीज है यहाँ ये बताना। चलिए आप देख लीजिए, समझाते हैं। जब कभी भी वाताग्र के कारण बहुत देर तक, वाताग्र के कारण बहुत देर तक रिमझिम बारिश होती है तो वर्षा का जल हवा में जलवाष्प के रूप में घुलने लगता है, जिस कारण हवा में जलवाष्प की मात्रा, हवा में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा बढ़ने लगती है। अतः उसकी सापेक्ष आर्द्रता भी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में जब हवा अपना उष्मांक बिंदु प्राप्त कर लेती है
तो हवा में जलवाष्प घुल जाती है और इस हवा की जलवाष्प को और यह हवा की जलवाष्प को कोहरे के रूप में संग्रहित हो जाती है। ऐसे कोहरे को वाताग्री कोहरा कहते हैं। इसे लिख के अभी छोड़ दो, लिख लिया है, इसे छोड़ दो। अभी आपका टॉपिक पढ़ाएंगे वाताग्र, तब वहां आपको डिटेल में ये समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। अगला लिखिए ओला, हेल। तीसरा रूप मेन संगठन का ओला, ओले पढ़ते हैं ना, हेल बोलते हैं, HAIL इंग्लिश में हेल। लिखो, वर्षा तथा हिमपात के बाद ओला संघनन का सबसे बड़ा रूप है। वर्षा तथा हिमपात के बाद ओला संघनन का सबसे बड़ा रूप है। ओला पड़ने की घटना ज्यादातर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में घटित होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में घटित होती है। जब कभी भी पृथ्वी का कोई क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो जाता है और उस क्षेत्र के संपर्क में आकर हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, तब उस क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है और चारों ओर की हवाएं उस क्षेत्र में पहुंचकर तेजी से ऊपर उठती है। तब उस क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है और चारों ओर की हवाएं उस क्षेत्र में पहुंचकर तेजी से ऊपर उठती है। जब यह तूफानी हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं। अब ये तूफानी हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, इनकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती चली जाती है और जब सुनिश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर ये हवाएं अपना ओसांक बिंदु प्राप्त करती हैं, साथ ही ओसांक बिंदु प्राप्त करके जब यह और ऊपर उठती हैं, तो इस हवा में उपस्थित जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में संघनित होने लगती है। लेकिन ये जल की बूंदें पृथ्वी की सतह की ओर नहीं गिर पाती, क्योंकि ऊपर उठने वाली तूफानी हवाएं इन जल की बूंदों को और ऊपर अपने साथ उठाती चली जाती हैं। काफी ऊंचाई पर पहुंचकर जब तापमान हिमांक के नीचे, या माइनस में लिख लेना ब्रैकेट में माइनस, हिमांक के नीचे आ जाता है, जब काफी ऊंचाई पर पहुंचकर यह तापमान हिमांक के नीचे आ जाता है, तो यह जल की बूंदें जमकर ठोस हो जाती हैं। लेकिन इस अवस्था में भी यह ठोस बूंदें हवा के साथ ऊपर उठती चली जाती हैं और बर्फ की परतें बनती चली जाती हैं। जब हवा इन भारी बर्फ की बूंदों को और ऊपर नहीं उठा पाती, तब यह ओले के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आपने नोट किया होगा, ओले गिरने से पहले बहुत तेज हवा चल रही होती है, आंधी जैसा मौसम हो जाता है। सपोज कीजिए आप इस इंस्टीट्यूट पे बैठे हैं, यहाँ एकदम गर्मी बढ़ गई सूर्य की किसी कारण से, और चारों तरफ की हवाएं इंस्टीट्यूट में पहुंच के ऊपर उठना शुरू कर दी। ऊपर उठी, ठंडी हुई, ओसांक बिंदु प्राप्त हुआ, पानी की बूंदों में बदल गई।
लेकिन हवा अभी भी ऊपर चल रही है। वो पानी की बूंद को और ऊपर और ऊपर और ऊपर ले गई, इतना ऊपर जहाँ टेम्परेचर माइनस से कम है। वहाँ क्या होता है, बूंदें जमना शुरू हो गई, अब नीचे गिरेगी। लेकिन नहीं, हवा अब भी चालू है, वो और ऊपर उसे लेती चली गई। तो क्या हुआ, वो लेके चारों तरफ परतें जमी चली जाती हैं। जब वो हवा इस बूंद का, जब ये बूंदें, इन बूंदों को, बर्फ की बूंदों को हवा और ऊपर नहीं उठा पाती तो ये ज़मीन पर गिर जाती हैं। कभी भी ओला उठाना पड़े तो तोड़ के देखना, उसमें लेयर्स पाई जाती हैं अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।